सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने इन्वेंट्री देख रहे थे। इन्वेंट्री में हमने देखा था कॉस्ट जो इंक्लूड होती है इन्वेंट्री में। अब फिर हमने ये देखना है कि हम जब आइटम सोल्ड कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कॉस्ट लेंगे। कैश कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस हैं कुछ हमारी, इसमें फीफो लीफो एवरेज कॉस्ट और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पता है आपको लीफो क्या होता है। ठीक है, लीफो प्रोहिबिटेड है अंडर IFRS। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले इन्वेंट्री इन हुई है उसी को हम सबसे पहले आउट करेंगे। ठीक है, इन द पीरियड ऑफ राइजिंग कॉस्ट फीफो आपको रिजल्ट करेगा आपकी हायर एंडिंग इन्वेंट्री में। ठीक है, बैलेंस में। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगी वो आपकी कम होगी, ऑपरेटिंग इनकम आपकी हाई हो जाएगी। और कंपेयर करो आप लीफो तो उसको नेक्स्ट हम कवर करेंगे लेकिन वो रिवर्स होगा। ठीक है, फीफो में एंडिंग इन्वेंट्री इसेंशियली वैल्यू होती है करंट कॉस्ट पे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिपोर्ट होती है ओल्डर और हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। बैलेंस शीट के पास करंट फिगर्स होते हैं बिकॉज इन्वेंट्री वैल्यू हो रही थी मोर करंट कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है फीफो के। जो राइजिंग प्राइसेस होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कम होगी विद फीफो। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट इन्वेंट्री आपकी हर दफा सोल्ड हो रही होगी तो आपकी जो इंटर्न क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। ठीक है, फीफो जब यूज होगा इन्वेंट्री ऑन हैंड विल रिफ्लेक्ट मोर करंट मार्केट प्राइसेस, करंट मार्केट प्राइसेस इंकॉर्पोरेट हो जाएंगी। और यूएस में फीफो is the only inventory cost flow assumption that is not restricted in its usage for income tax purpose by the IRS। यूएस में फीफो एक वाहिद में इन्वेंट्री सिस्टम है जो कॉस्ट फ्लो assumption के तौर पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं। लिमिटेशंस क्या है, रिपोर्टेड नेट इनकम इज हायर अंडर फीफो देन अंडर अंडर अदर कॉस्ट फ्लो assumptions। नेट कैश फ्लो विल प्रोबेबली बी लोअर, नेट कैश फ्लो ऑब्वियसली आपका कम होगा। इन द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस टैक्सेबल इनकम विल बी हायर and higher taxable income means higher income tax paid, which decreases the net cash flow. Use of FIFO when prices are rising creates short-term overstated operating income that is not sustainable due to lower cost units purchased long ago being the ones expensed out as the cost of goods sold। ठीक है, आपकी ऑपरेटिंग इनकम भी ओवरस्टेट हो जाएगी। लीफो जो कि अलाउड नहीं है IFRS के तौर पे, लेकिन लीफो में क्या होगा कि आप जो आखिर में इन्वेंट्री आपके पास आई है उसको सबसे पहले आउट करोगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि इंटर्न आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा एज पर फीफो। बेनिफिट्स भी लीफो और लिमिटेशंस ऑफ लीफो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। वो फीफो के ही जो बेनिफिट लीफो के जो लॉसेस हैं वो उसका बेनिफिट बन जाएंगे। अगर कंपनी यूज कर रही है लीफो फॉर इट्स टैक्स रिपोर्टिंग टू गेन द एडवांटेज ऑफ लोअर टैक्स लॉ इन द यूएस रिक्वायर्स द कंपनी आल्सो यूज लीफो फॉर इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, अगर यूएस में वो लीफो यूज कर रही है अपनी टैक्स रिपोर्टिंग के लिए तो इससे आपको टैक्स कम हो जाएगा आपका, लेकिन फिर उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी लीफो को यूज करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट कंपनीज रिपोर्टेड अर्निंग्स विल बी लोअर देन दे वुड बी अंडर द कॉस्ट फ्लो assumptions, अदर कॉस्ट फ्लो assumptions। ठीक है, तो टैक्स में मसला हो सकता है। सिंस द आइटम रिपोर्टेड एज इन्वेंट्री ऑन द बैलेंस शीट विल बी अर्लीस्ट आइटम परचेज व्हेन प्राइसेस राइज इन्वेंट्री विल बी वैल्यू टू लो ऑन द बैलेंस शीट। इन्वेंट्री की वैल्यू हमारी बैलेंस शीट पे कम हो जाएगी। ठीक है, अब कंपनी यूजिंग लीफो may be able to manipulate its net income by altering its purchase pattern at the year end। ठीक है, वो परचेज पैटर्न को चेंज करके अपने ईयर एंड पे अपनी मैनिपुलेट कर सकती है नेट इनकम को। अकाउंटिंग अंडर लीफो कैन बी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द लीफो कॉस्ट लेयर्स। कि अकाउंटिंग लीफो के लिए इतनी आसान नहीं होगी। नॉट परमिटेड इफ अ कंपनी इज यूजिंग IFRS यूज करे तो लीफो आप यूज ही नहीं कर सकते। एवरेज कॉस्ट आसान है। एवरेज कॉस्ट में आप ऑब्वियसली सब जितनी इन्वेंट्री आती रहती है उसको प्लस करके आप टोटल इन्वेंट्री से डिवाइड करके एवरेज प्राइस निकाल लेते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, राइजिंग जब प्राइसेस हो रही होंगी तो एंडिंग इन्वेंट्री फीफो में ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लीफो में ज्यादा होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लीफो में हायर होगी और फीफो में हायर होगा आपका जीबी प्रॉफिट। और आपकी फॉलिंग प्राइसेस हैं, अगर प्राइसेस गिर रही हैं तो इन्वेंटिंग इन्वेंट्री आपकी लीफो की ज्यादा होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में फीफो आपका हायर होगा और लीफो आपका हायर होगा। ठीक है, frequency of determining inventory balances, management must decide not only regarding the inventory method। मैनेजमेंट को सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना है कि फीफो अप्लाई करना है लीफो या एवरेज कॉस्ट,
उसको ये भी देखना है कि वो कब कितनी फ्रीक्वेंटली अपनी इन्वेंट्री की कैलकुलेशंस करेगी। ठीक है, पीरियोडिक सिस्टम का करेगी या परपेचुअल मेथड करेगी। डिफरेंस क्या है दोनों मेथड्स में? डिफरेंस ये है कि कंपनी किस तरह अपनी कैलकुलेशन कर रही है फॉर इट्स एंडिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स। पीरियोडिक सिस्टम में क्या हो रहा होगा? पीरियोडिक सिस्टम एंट्रीज एंड कैलकुलेशन आर मेड ओनली एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, पीरियोडिक सिस्टम में आपकी जो एंट्रीज हो रही होंगी वो ओनली एट द एंड ऑफ द पीरियड होगी। ठीक है, FIFO periodic system में किस तरह अप्लाई होगा? At the end of the period, the company determines the total number of units in the inventory it had available for sale during the period, beginning inventory plus inventory purchase during the period, and cost of the each units in the beginning inventory, and those purchased during the period. All of these units are sold at the units in the beginning inventory and the earliest units purchased during the period. Ending inventory consists करेगी most recent purchase units and those purchased toward the end of the period. The value of the inventory is determined only at the end of the period. ठीक है, periodic में इस्तेमाल होगा। लीफो भी पीरियोडिक तरीके से इसी तरीके से होगा। पीरियोडिक सिस्टम सिमिलर है फीफो की तरफ से। ठीक है, एवरेज कॉस्ट पीरियोडिक सिस्टम में किस तरह होगी? वेटेड एवरेज निकाला जाएगा। पीरियोडिक सिस्टम एवरेज कॉस्ट इज वेटेड एवरेज मेथड। एट द एंड ऑफ द पीरियड द कंपनी डिटरमाइंस द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो उसके पास अवेलेबल है फॉर सेल, फिर टोटल कॉस्ट जो उसने पे की है फॉर द यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, फिर डिवाइड करेगी वो टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से, फिर कंपनी डिटरमाइन करेगी एवरेज कॉस्ट। अच्छा, ये हो गया पीरियोडिक सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है? परपेचुअल सिस्टम में कैलकुलेशन द कॉस्ट ऑफ द यूनिट ऑफ द इन्वेंटरी सोल्ड इज मेड आफ्टर ईच इंडिविजुअल सेल। जब भी आपकी इंडिविजुअल सेल होगी उसके बाद आपका सिस्टम अपडेट होगा और उसके अंदर आपकी यूनिट कॉस्ट निकलेगी। लीफो और एवरेज कॉस्ट मेथड्स के लिए परपेचुअल सिस्टम रिलेट्स करता है लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है, बार बार आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, वैसे कैलकुलेशंस डिफिकल्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन बार बार करनी होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, आपको ट्रैक रखना पड़ेगा सारी इंफॉर्मेशन का। Perpetual method, the effects of the perpetual method on the three main methods of tracking physical units of inventory are outlined below. FIFO जब हम बात करेंगे perpetual में, तो periodic and perpetual method result in the same numbers because according to FIFO the oldest unit is sold first. ठीक है, FIFO अगर perpetual system की बात की जाए can be illustrated using birth order of the children in a family. No matter how many children are born, the oldest child is always the oldest child, regardless of whether the more children are still being born or all of the children in the family. The oldest always remains the oldest. Same idea can be applied to inventory. Regardless of the oldest unit, when the oldest unit is determined, is always the oldest unit until it is sold. ठीक है, FIFO में ये एग्जांपल इस्तेमाल करते हुए पीरियोडिक में भी और परपेचुअल मेथड में भी दोनों तरीके से सेम से कैलकुलेशन होगी। Remember that under FIFO periodic and FIFO perpetual methods produce the same result. Knowing these equivalents may help save time in the calculation of a large inventory question. क्या आपने ध्यान में रखना है फीफो और लीफो में, चाहे वो फीफो का पीरियोडिक मेथड पे करो या फीफो का परपेचुअल मेथड पे करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अगर हम लीफो की बात की रहे हैं परपेचुअल सिस्टम में, अंडर विद परपेचुअल लीफो इट इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एंडिंग इन्वेंटरी बिकॉज द लीफो इन्वेंटरी इज इन लीफो लेयर्स। A LIFO layer arises when a company purchases more inventory before it sells of its previously purchased inventory. The assumption underlying LIFO, the most recently purchased newest inventory item is always the first unit sold. ठीक है, हमने यही assumption की भी LIFO में कि जो सबसे आखिर में यूनिट हम परचेज करेंगे वही सबसे पहले सेल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे बहुत सारी डिफरेंट इंडिविजुअल प्राइसेस हो जाएंगी यूनिट्स की इन द एंडिंग इन्वेंट्री। इस टाइप कंपनी जब बाय करेगी मोर इन्वेंट्री बिफोर सेलिंग ऑल द इन्वेंट्री, इट इज परफेक्टली हैंड और हैंड, लेयर फिर उसमें ऐड होती जाएगी, लेयर ऐड होती जाएगी। ठीक है, ग्राफ जो कंटेन कर रहा है presentation of LIFO perpetual in which inventory layers are created to simplify the presentation. Assume that the company counts inventory twice a year rather than after every purchase. ठीक है, आपने ये सोचना है कि भाई कंपनी साल में 2 दफा अपनी इन्वेंट्री को काउंट करती है, और ये भी अज्यूम करना है कि both the first and second half of the year the company purchased more units of inventory than it's sold. Therefore, at the end of the year, company will have the ending inventory and cost of goods sold shown on the graph. ठीक है, यहाँ पे इसने एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, 2 दफा परचेजेस होगी। जब भी लीफो लेयर क्रिएट होगी तो इट विल रिमेन इन प्लेस अंटिल द कंपनी रीचेस अ पीरियड व्हेन सेल्स मोर यूनिट्स देन इट परचेज ड्यूरिंग द पीरियड। जब कंपनी सेल करेगी मोर यूनिट्स देन इट हैज परचेज, वन और मोर लीफो लेयर्स मे बी एलिमिनेटेड।
जिसको हम कहते हैं LIFO liquidation. If an exam problem deals with the company purchases and sales over the month period, is best to write down at different purchases, sales and mark out which units are sold and which units remains after each sale. ठीक है, ये हमें समझ आ गया कि भाई लेयर ऐड होती है. ठीक है, एवरेज कॉस्ट इन द परपेचुअल सिस्टम, मूविंग एवरेज. In the average cost method is performed on a perpetual basis, the method is called moving average method because the average applied to ending inventory and cost of goods sold constantly change होती है जिस तरह आप परचेज करते रहो. ठीक है, कैलकुलेट न्यू एवरेज कॉस्ट आफ्टर ईच परचेज ऑफ योर इन्वेंट्री. सही है. Perpetual system provide करता है more accurate reflection of inventory transaction than the periodic system, but it requires extensive time and effort to calculate. अब सॉफ्टवेयर आ गए तो इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, तो एवरेज कॉस्ट की जगह अप्लाई होता है और वो बहुत जल्दी अप्लाई हो जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर को खुद ही कैलकुलेट कर रहा होता है. ठीक है, लेकिन एग्जाम में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपने खुद करना है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमें एग्जाम्पल दी हुई है. Below are the March inventory purchase and sales transaction for the Medina company. Prices are rising. Prices अभी बढ़ रही हैं. बिगिनिंग इन्वेंट्री आपकी 1000 है जो 5 पे है. आपने परचेज किया 1506 पे, फिर सेल करा, फिर परचेज किया 1007 पे, फिर सेल किया एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास 1100 की बच गई. आपने एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग योर FIFO मेथड, पीरियोडिक, FIFO परपेचुअल, LIFO पीरियोडिक और LIFO परपेचुअल, वेटेड एवरेज पीरियोडिक एंड मूविंग एवरेज परपेचुअल मेथड्स. पहले आप आंसर करने से पहले ये यूजफुल है कि आप लुक करो कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कंपनी हैड अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड डिपेंड हाउ मेनी वर सोल्ड एंड विल बी इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड हाउ मेनी यूनिट्स आर इन एंडिंग इन्वेंटरी. जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड हुए हैं वो कितने, तो 2400 है. ठीक है, 900 और 700. ठीक है, 900 एंड 700, 1600, 1600 और 800, 2400 हो गए. कंपनी के 3500 यूनिट्स अवेलेबल थे टू सेल ड्यूरिंग द पीरियड, यानी 1000 पहले से मौजूद थे, फिर 1500, 2500 हो गए, 2500 और 1000 और परचेज किए, 3500 अवेलेबल थे फॉर सेल. ठीक है, the 1000 units in the beginning inventory plus the 2500 units purchased. An ending inventory contains 1100 units, therefore 2400 units must have been sold. सही है, 3500 में 1100 निकाल दिए जो बच गए, तो 2400 तो आपने बेचे ही बेचे. और units sold in each of the 4 individual sales during the month can also be assumed. तो units sold किया आपने वो 2400 की है. Total value of goods available for sale during the month is 21,000. ठीक है, जो टोटल अवेलेबल गुड्स हैं सेल के लिए वो 21,000 है. 1005 रुपए वाले 1500 6 रुपए के हिसाब से और 1007 के हिसाब से, तो क्या टोटल 21,000 की इन्वेंट्री. टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मस्ट देयरफॉर बी 21,000 अंडर ऑल मेथड्स. टोटल एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 21,000 होना चाहिए अंडर ऑल कंडीशंस मेथड्स. ठीक है, व्हेन वन ऑफ द amounts inventory or cost of goods sold is known, the other can be determined by looking at the difference between the total goods available for sale and the known amount as shown in the expression below. अब हम FIFO की बात करते हैं. जब FIFO यूज होगा वो आसान है कैलकुलेट करना. एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट द एंडिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल. एग्जांपल जो है वो 21,000 है, यहाँ पे हमारे 21,000 अवेलेबल फॉर सेल है. ठीक है, कैलकुलेट करने की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,000 यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री में और FIFO यूज हो रहा है. The units in ending inventory are the units most recently purchased. Therefore, ending inventory consists of 1000 units of 7 each. ठीक है, 1000 units तो 7 के हो गए और जो बाकी बचे 100 units वो 6 के हो गए, तो टोटल हो गया 7,600. एंडिंग इन्वेंट्री से 7,600 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी, 21,000 में से आपने निकाल दिया 7,600. जब एंडिंग इन्वेंट्री है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 13,400 हो गया. ठीक है, 21,000 क्या था, 21,000 टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड. ठीक है, तो अब क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 13,400. ये हमने बात कर ली FIFO पीरियोडिक बेसिस पे. ठीक है, हमने पीरियोडिक पे क्योंकि हमारे पास इतने अवेलेबल फॉर थे सेल. ठीक है, तो इसमें से जो बचा वो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया. ठीक है, फिर FIFO परपेचुअल. The periodic and perpetual method yields the same answers. Answers the FIFO perpetual method are same as the answer periodic. FIFO periodic method का भी यही आंसर होगा, perpetual का भी यही आंसर होगा.
अब लीफो पीरियोडिक की बात करते हैं, जो IFRS में मना है लेकिन गैप में हम कर रहे हैं। वैल्यूज ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड इन अ मैनर वेरी सिमिलर टू FIFO, except that the 1100 units in ending inventory are the oldest units purchased. ठीक है, एंडिंग यूनिट जो होंगे वो आपके ओल्डेस्ट होंगे। दस एंडिंग इन्वेंटरी इंक्लूड्स 1000 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 5 ईच, यानी सबसे पुराने वाला ये वाला, ठीक है, लीफो है, एंड 100 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 6 ईच, उसके बाद वाला एग्जैक्ट, उसके बाद वाला 6 की वैल्यू हमने लिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये वाली यूनिट्स, तो आपने 100 यहाँ से ले लिए, विच इक्वल्स 5600, ठीक है। एंडिंग इन्वेंटरी 5600 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी 15400, 21,000 में से आपने 5600 माइनस किया तो $15,400 आपकी एंडिंग इन्वेंट्री होगी, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। अच्छा, लीफो परपेचुअल, लीफो परपेचुअल की बात की जाए, इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आफ्टर ईच इंडिविजुअल सेल ऑफ इन्वेंट्री। After determining the cost of goods sold amount, subtract it from 21,000 to calculate the ending inventory amount for each of the sales. The units sold and the cost are as follows. March 7 में आपके पास 900 यूनिट सोल्ड हुए, यूनिट सोल्ड आर फ्रॉम March 3 परचेज, ठीक है, और $6 जो आपने $6 के परचेज किए थे, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है, तो पहले सबसे पहले 900 जो निकलेंगे वो यहां से निकलेंगे 1500 में से, ठीक है। छह मल्टीप्लाई में 900, 5400 इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर 700 यूनिट सोल्ड हुए, 600 यूनिट्स आर फ्रॉम द March 3 परचेज, जो 6 के बचे हुए थे हमारे पास, और 100 यूनिट्स हमारी 5 वाली इन्वेंट्री के आ गए, तो 6 मल्टीप्लाई 600, 5 मल्टीप्लाई 100, तो 4100 आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, ठीक है। फिर आपने 600 यूनिट सेल किए, यूनिट्स March 20 के 7 वाले, 7 मल्टीप्लाई 600, 4200 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 200 यूनिट्स फिर सोल्ड किए, सेल किए, यूनिट्स आर परचेज फ्रॉम March 20 परचेज ऑफ $7 में हमने परचेज किया था ये वाले, ठीक है, जो बचे हुए, ये हमें क्लियर होना चाहिए, हमें पहले से आता है, ठीक है। 14,200 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ आ गया, 200 यूनिट्स में 1400 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, सम जो हो गया आपका ऐड करके सब 15,100 हो गया, 15,100 21,000 में सारा माइनस किया तो 5,900 इज योर एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री इंक्लूड 900 फ्रॉम बिगिनिंग इन्वेंट्री 5 के हिसाब से, और 200 March 20 की इन्वेंट्री, ठीक है, तो टोटल हो गया 5,900। एवरेज कॉस्ट में, ठीक है, बार बार एवरेज कैलकुलेट होती रहेगी। आपने जब बिगिनिंग इन्वेंट्री थी 1000 की, एवरेज यूनिट कॉस्ट 5 थी, फिर आपकी जब आपने बाय कर लिए 1500 यूनिट्स, तो टोटल होगा 2500, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 14,000, 14,000 डिवाइड बाई 2500, 5.6 आ गया, ठीक है। फिर आपने सेल कर दिए, तो सेल करेंगे 5.6 पे निकाले, 5.6 पे निकाले, अब बाय कर लिए 1007 पे, अब 1900 हो गया आपके पास, 12,040 की कॉस्ट है, 6.34 आपने निकाल लिया, ठीक है। 6.34 कैसे निकला, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फॉलोइंग थ्री एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट्स हैव स्मॉल राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस, एक्चुअली 3.337 बनना था, उसने सोच 3.34 कर दिया, सही है। तो आपके पास टोटल 14,000 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंडिंग इन्वेंट्री फिर वो उसमें से निकाल के 6971 बच गया, ठीक है। टोटल 21,000 ही आ रहा होगा हर केस में, ठीक है। एडवांटेज ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, एडवांटेज जो हमें मिलती है लास्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन द मोस्ट रिसेंटली इनकर्ड कॉस्ट शुड बी एलोकेटेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, मोस्ट recently incurred cost should be allocated to cost of goods sold. Cost should be charged to revenue in order to in which they are incurred. Cost should be charged to cost of sold at average cost. Current cost should be based on representative or normal conditions at efficiency and value of operations. A answer होगा 21A, ठीक है, A आंसर हमारा है। In the period of rising prices, which of the following inventory methods usually provide the best matching of expenses against revenue? जब राइजिंग प्राइसेस हैं तो क्या आपका सबसे बेहतरीन मेथड है अगेंस्ट व्हेन यू आर मैचिंग योर एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रेवेन्यूज, ठीक है। प्राइस राइज हो रही है तो रेवेन्यू के हवाले से एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैच करने के लिए
वेटेड एवरेज मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आप एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच कर रहे हो। ठीक है, तो सी ये कह रहा है, सी लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि आपके जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है उसमें आपकी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो होगी, जब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो रेवेन्यू के अंदर जो सेल्स प्राइस होगी वो ज्यादा होगी, और इसी तरीके से आपका जो परचेज होगा वो भी मोस्ट रिसेंट होगा, तो ये आपस में मैच कर जाएंगे आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, decrease income, liquidating the last in first out layers of inventory where prices have increasing। आपने लिक्विडेट कर दिया लास्ट इन फर्स्ट आउट लेयर्स ऑफ इन्वेंट्री को जब प्राइसेस बढ़ रही हैं। चेंजिंग फ्रॉम द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टू द लास्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री मेथड व्हेन प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। ठीक है, आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से लास्ट इन फर्स्ट आउट पे चले गए जब प्राइसेस जो है कम हो रही। सही है, आपने अपनी इनकम को डिक्रीज करना है। ठीक है, then accelerating purchase at the end of the year when using the last in first out inventory method in the times of rising prices, changing the number of last in first out pools। ठीक है, रिजल्ट इन डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज करनी है आपकी इनकम। ठीक है, तो 23 में सी बता रहा है, वो सी accelerating purchase at the year end when using the last in first out inventory method in terms of rising prices। ठीक है, आप जब परचेजेस अपनी बढ़ाओगे लास्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री पे, ठीक है, तो आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, इस वजह से आपकी इनकम जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई, इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग। ठीक है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि भाई हम सबसे आखिरी वाली परचेज निकालेंगे अपनी पहले। ठीक है, तो हमारा जब हमने पुराना जो परचेज किया होगा वो तो ज्यादा पे परचेज, कम पे परचेज किया हुआ होगा, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से हमारी इनकम कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करते हैं। हर ईयर एंड पे कंपनी अंडरटेक करती है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, ताकि वो डिटरमाइन कर सके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने उसके हाथ में। कंपनी को पता है कि कितने यूनिट्स उसके हाथ में, तो वो इन्वेंट्री मेथड यूज कर सकती है, फीफो लिफो जो भी। इन्वेंट्री काउंट के बाद कंपनी अपनी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री करेगी। अगर एक्चुअल काउंट ऑफ इन्वेंट्री लेस देन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल काउंट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लेस है, तो इन्वेंट्री लॉस को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे इन्वेंट्री को। ठीक है, इन्वेंट्री कम करनी पड़ेगी, और अगर हमें फायदा हो गया इन्वेंट्री गिनने की वजह से तो डेबिट करेंगे इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री गेन को क्रेडिट कर देंगे। यूएस गैप करता है, अपने फिजिकल काउंट करना ही करना है। ठीक है, इन्वेंट्री के अंदर एरर्स, कैंडिडेट्स को एक्सेस हो, किस तरह एरर को रिमूव किया जा सकता है इन द इन्वेंट्री, बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री और परचेज में, जहां भी जो आपके बैलेंस को इफेक्ट कर रहा हो। इन्वेंट्री एरर्स बेस्ट क्या है कि आप दो कैलकुलेशंस करो। फर्स्ट, आप अमाउंट जो एक्चुअली यूज हुआ है मिस्टेक्स के साथ काउंटिंग है, द सेकंड अमाउंट्स दैट शुड हैव बीन यूज्ड, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स आपके एरर के इफेक्ट को बता देगा। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन about errors are what was the effect on the ending inventory and what was the effect on the cost of goods sold। सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना है, बिगिनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें एंडिंग इन्वेंटरी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में, तो बिगिनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एंडिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल को एक दफा आप गो थ्रू कर लेना, इसमें इन्वेंटरी के हवाले से क्वेश्चंस हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता है, आती। ठीक है, फिर इन्वेंटरी, recognizing permanent declines in the inventory values। recognize the permanent decline in your inventory values। इन्वेंट्री इनिशियली रिकॉर्ड होती है कॉस्ट पे, लेकिन वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री में डिक्लाइन ओवर द टाइम, ओवर द टाइम वो डिक्लाइन भी हो सकती है। इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, या मार्केट कंडीशंस की वजह से उसकी वैल्यू कम हो सकती है। ठीक है, इन्वेंट्री एसेट है, तो हमें इसको ओवर वैल्यू नहीं करना हमारी बैलेंस शीट के ऊपर। इन्वेंट्री की वैल्यू अगर डिक्लाइन कर रही है तो हम उसको कम करेंगे। तो हर पीरियड के एंड में अपनी इन्वेंट्री को हमें एवेल्युएट करना चाहिए,
तो हमारी कैरिंग अमाउंट जो हो वो लेस देन और इक्वल हो अमाउंट ऑफ बेनिफिट जो कंपनी को रिसीव होगा इससे फ्यूचर में। प्रोसेस ऑफ द वैल्यूइंग इन्वेंट्री सिमिलर है प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉसेस के थ्रू करेंगे, और इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। यूएस गैप वे इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज डन डिपेंड्स ऑन व्हाट इन्वेंट्री मेथड द कंपनी इज यूजिंग। अगर इन्वेंट्री मेथड यूजिंग एनी मेथड अदर देन लीफो और द रिटेल मेथड, द इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट द लोअर कॉस्ट और एनआरवी। इन्वेंट्री को आपने किस पे वैल्यू करना है? अगर इन्वेंट्री मेजर हो रही है, लीफो नहीं हो रही, उसके अलावा कोई मेथड है, तो यू हैव टू वैल्यू इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी क्या होता है? इज डिफाइंड द एस्टिमेट सेलिंग प्राइस जो आपको इन्वेंट्री ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन्वेंट्री बेचने के बाद मिलेगा, माइनस कोई रीजनेबली जो प्रेडिक्टेबल कॉस्ट है सेलिंग की। अगर मेजरमेंट इन्वेंट्री लीफो यूज हो रहा है, ठीक है, तो इज एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एनआरवी नहीं आएगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और द मार्केट वैल्यू। ठीक है, इवैल्यूएशन किस तरह होगा? आप कंपेयर करोगे कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री को, विच एवर कॉस्ट अजम्पशन जो भी है, to either its NRV or its designated market value as appropriate. Value of the inventory reported on the balance sheet should be lower of its cost or NRV or the lower of its cost and the designated market value. ठीक है, depending upon the method which you are using. ठीक है, if NRV or the designated market value, whichever is appropriate depending on the inventory method being used, is lower than the historical cost of the inventory, the difference must be written off. ठीक है, आपने रिटर्न ऑफ करना है। यूएस गवर्नमेंट डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट अकाउंट शुड बी डेबिटेड फॉर द रिटर्न आउट। रिटर्न डाउन टू अकाउंट्स आर एक्सेप्टेबल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ले लो या लॉस अकाउंट को ले लो। ठीक है, द लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी फॉर फीफो, एवरेज कॉस्ट और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड्स। इन्वेंट्री आप कोई मेथड यूज कर रहे हो अदर देन लीफो, तो आपने क्या करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर अपनी इन्वेंट्री को रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? प्लम्बिंग होलसेल यूज करता है फीफो अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। कंपनी सेल कर रही है अपनी 7 इन्वेंट्री आइटम्स for 4 items and the calculation of their lower of cost और NRV are STUE, एक उसका वो है प्रोडक्ट्स है, हिस्टोरिकल कॉस्ट उसकी 7 है, सेलिंग प्राइस उसकी 10 है, कॉस्ट टू सेल उसकी 1 है, NRV 9 है। लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ NRV क्या है? 7 उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ठीक है, इसी तरह 8 उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, 14 16 उसकी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी हर केस में यहाँ पे ज्यादा ही है। For each item, the value in the far right column, the lower of its historical cost and the FIFO or its NRV is the valuation should be reported. ठीक है, इस वैल्यू पे आप इसको रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी कैन बी अप्लाइड टू द एंटायर इन्वेंट्री इन वन ग्रुप, तो पूरी पूल ग्रुप पे आप अटैच कर दोगे उसको। ठीक है, अप्लाइंग इट टू ईच आइटम इंडिविजुअली विल प्रोवाइड द लोएस्ट अमाउंट ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, फिर हम लीफो यूज कर रहे हैं अगर, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट फॉर इन्वेंट्री मेजर्ड यूजिंग लीफो और द रिटेल मेथड। जो फॉर द वैल्यू इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग लीफो और द रिटेल मेथड इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट assumptions when the retail method is used, the inventory should be measured at lower of cost। कि वहां तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी था, यहाँ पे लोअर ऑफ कॉस्ट और द मार्केट वैल्यू। ठीक है, when the LIFO cost flow assumption is used, the market value used in the LCM calculation is designated market value। कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री कौन सी है? हिस्टोरिकल कॉस्ट जो डिफाइन किया आपने लीफो से। मार्केट वैल्यू कौन सी है? डेजिग्नेटेड मार्केट वैल्यू है या मिडल वैल्यू है फॉलोइंग ऑन द 3 नंबर्स। ठीक है, सीलिंग also called the NRV or NRV, net realizable value। The net realizable value is the item estimated normally selling price minus any reasonable cost to complete and dispose the item। NRV क्या? मैक्सिमम वैल्यू है इन्वेंट्री की वैल्यू फॉर द डेजिग्नेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, सेलिंग प्राइस माइनस एनी कॉस्ट टू सेल। ठीक है, यहां से हम तीनों में से मिडिल वैल्यू निकालो। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट करंट क्या है? The current replacement cost will usually be given in any LCM product, replacement cost given होगी। फ्लोर या मिनिमम वैल्यू दैट विल यूज एज अ डेजिग्नेटेड मार्केट वैल्यू फॉर द इन्वेंटरी। फ्लोर क्या है? एनआरवी सीलिंग है माइनस अ नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, वहां पे आपने सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट
कर ली, तो एनआरवी जो आपकी है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन भी आप माइनस कर दोगे, ये आपका फ्लोरिंग, ठीक है। सीलिंग आपकी एनआरवी हो गई, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बीच में आ गई, फ्लोर आपका मिनिमम हो गया। फ्लोर की फॉर्मूला क्या है, एनआरवी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। If the replacement cost is higher than the NRV, the NRV will still serve as the ceiling, the maximum value for the designated market value. अगर आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा भी है एनआरवी से, तब भी एनआरवी विल सर्विंग एज अ सीलिंग, ठीक है। Compare the cost of inventory to the middle value of the three values, not the average of the three amounts. To determine the lower of cost or market, current replacement cost and other necessary amounts will be given in the problem, and they must be used correctly in the formulas. Since the middle value is used, the designated market value of the inventory will never be either above the ceiling or below the floor. ठीक है। Plumbing wholesale sells several inventory items and values inventory using LIFO. Four of the items in calculation of their lower of cost or market values are as follows. The columns are containing two amounts to be compared for each item to determine its lower of cost and mark are arrows. ठीक है। एस पहले हम देखते हैं, इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट 7 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस इसकी 10 है, कॉस्ट टू सेल इसका 1 है, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन इसका कितना है 30%, 3 आपका नॉर्मल प्रॉफिट अमाउंट हो गया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी 7.5 है, ठीक है। 7.5 आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, एनआरवी आपकी 9 है, ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और नॉर्मल प्रॉफिट जो ने माइनस कर दिया एनआरवी से, एनआरवी आपकी कितनी थी 9, 9 में से आपने 3 माइनस कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट, तो 6 इसका फ्लोर हो गया, ठीक है। हमने ऊपर बात की थी, एक तो सीलिंग हो गई, सीलिंग आपकी एनआरवी है, ठीक है, ये वाली 9। दूसरी आपकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जो गिवन होगी वो यही 7.5। और तीसरा आपका फ्लोर है, फ्लोर एनआरवी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन, तो 9 में से आपने 3 माइनस कर दिया, तो 6 इसका नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो डेजिग्नेटेड मार्केट क्या हो गई आपकी, वो 7.5 हो गई, ठीक है, मिडल वैल्यू। और इसका आपने अगर लोएस्ट निकाल लिया एलसीएम तो 7 आ गया, ठीक है। फॉर ईच आइटम द डेजिग्नेटेड मार्केट वैल्यू इज द मिडल वैल्यू ऑफ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, so here middle value is the NRV and the NRV minus number of designated market value is compared with the item's historical cost. इसको आपने कंपेयर कर दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट से, तो लोएस्ट कौन सी हो गई, यहाँ भी हिस्टोरिकल कॉस्ट ही लोएस्ट है, तो 7 आपका लोएस्ट कॉस्ट हो गई। 7.5 से अगर कंपेयर करें तो 7 आपका कम है, 7 आपकी लीस्ट हो गई। इस केस में 7.25 है और 8 आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ज्यादा है, तो आपने 7.25 सेलेक्ट कर ली। इस केस में 14 आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, 18 आपकी डेजिग्नेटेड मार्केट है, तो आपने 14 सेलेक्ट कर ली, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। इस केस में 16 आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, डेजिग्नेटेड मार्केट 15 की है, तो 15 आपका क्या हो गया, आपकी लोएस्ट हो गई, ठीक है। इन तीनों केसेस में मिडल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 7.5 है, यहाँ 7.25 है, यहाँ मिडल वैल्यू 18 है, और यहाँ मिडल वैल्यू इज योर 9, सबसे लोएस्ट 14 है, हाईएस्ट 19 है, मिडल वैल्यू 15। इन तीनों की आपने, क्योंकि इतना वो डिफिकल्ट भी है और लीफो यूज भी नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा हमें अलग सी चीज लग रही होगी, लेकिन इस तरीके से इसको करना है। रिपीट करते हैं, सबसे पहले आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट आपके पास है, सेलिंग प्राइस आपके पास है, कॉस्ट टू सेल भी है, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन निकाल के आपको बता दिया 3 आपका नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आपने 3 कॉस्ट लिखनी है एक साथ फॉर लीफो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन होगी, एनआरवी भी गिवन होगी 9, और सीलिंग आपने फ्लोर आपने निकालना पड़ेगा, एनआरवी से नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, 9 माइनस 3, ठीक है, तो 6 होगी। अब इन तीनों की मिडल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 9 इज द हाईएस्ट, 6 इज द लोएस्ट, बीच में 7.5, 7.5 आ गई डेजिग्नेटेड मार्केट, ठीक है। इसको कंपेयर करोगे अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट से, जो कम है वो सेलेक्ट कर लोगे, 7.5 में से 7 कम है, तो 7 हमने अपनी लोएस्ट कॉस्ट ले ली यहाँ, ठीक है। फिर लीफो और एलसीएम टैक्सेस के लिए US GAAP does not prescribe rules for applying the LIFO cost for assumption in valuing inventory. Instead, IRS regulation provide rules. IRS के regulations ने provide किए हुए rules.
As noted above, LCM may not be used with a LIFO cost flow as assumption under the IRS. LCM may not be used with a LIFO cost flow assumption under IRS regulations. अगर कंपनी यूज कर रही है LIFO for tax purpose, तो IRS रिक्वायर करती है कि वो LIFO यूज करे for its financial reporting as well. ठीक है, जैसे ऊपर बात की. However, the company is not required to use the same LIFO applications for its tax reporting and its financial reporting. A company may use different LIFO applications for tax reporting and financial reporting. The use of lower of cost or market with LIFO costing is example of this flexibility. ठीक है. फिर आपने जब रिकॉर्ड करनी है इन्वेंट्री के राइट डाउन्स, तो कैसे आप रिकॉर्ड करोगे? इन्वेंट्री लॉस को डेबिट करोगे, इन्वेंट्री को कम कर दोगे. ठीक है. US GAAP does not specify what account should be debited to written down. Loss may be recorded in the income statement either two ways. या तो आप लॉस मेथड के थ्रू करो, डेबिट करो लॉस अकाउंट को, सच एज लॉस ऑन इन्वेंट्री रिटर्न डाउन. लॉस को आइडेंटिफाई किया आपने सेपरेटली इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, लॉस ऑपरेटिंग लॉस है, लॉस अकाउंट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेथड भी कर सकते हो कि डेबिट कर दो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को. फॉर द इन्वेंट्री राइट डाउन, इफ द लॉस इज सिंपली डेबिटेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट इज नॉट आइडेंटिफाइड सेपरेटली ऑन द इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही आपके शामिल हो जाएगा. Furthermore, the income statement lacks representation faithfulness because cost of goods sold does not represent what it purports to represent. इस तरह cost of goods sold की थोड़ी हमारी presentation खराब हो जाएगी. ठीक है, लेकिन ये allowed है. Cost of goods sold method is permitted if the difference is not material. Cost of goods sold method permitted है अगर आपका जो difference है वो material नहीं. लेकिन most management would find it preferable to debit a loss account. वो loss account को ज़्यादा प्रेफर करेंगे. ठीक है. सब्सटेंशियल अनयूजुअल लॉस शुड बी डिस्क्लोज. अगर कोई अनयूजुअल लॉस है, सब्सटेंशियल लॉस है, तो आपको उसको डिस्क्लोज करना. अगर कोई आपका सब्सटेंशियल लॉस है और अनयूजुअल लॉस है, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है. इन्वेंट्री में इन्वेंट्री लॉस की उसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे. इन्वेंट्री एट कॉस्ट 2 लाख, उसका आपने वैल्यू किया हुआ है 1.5 लाख, 50,000 लॉस. तो लॉस कैसे रिकॉर्ड होगा? इन्वेंट्री लॉस डेबिट, अलाउंस टू रिड्यूस इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा. फिर इन्वेंट्री को आपने सोल्ड कर दिया फॉर 1.5 लाख, सेल इज रिकॉर्डेड एज अ रिसीवेबल एंड द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री इन द इन्वेंट्री अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. पहले तो 1.5 लाख आपने रिसीव करने, AR अकाउंट रिसीवेबल आपने डेबिट कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 2 लाख से डेबिट कर दिया. ठीक है. सेल रेवेन्यू आपका 1.5 लाख हो गया, इन्वेंट्री आपकी 2 लाख से कम होगी. Before the allowance account is closed out, the gross loss on the sale is 50,000. 150,000 sales revenue less 2 lakh the cost of goods sold. फिर आपने क्या करना है? अलाउंस टू रिड्यूस इन्वेंट्री 50,000 से डेबिट कर दोगे और क्रेडिट कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 से. ठीक है. कंपनी नाउ हैज नीदर अ GP nor a gross loss on the sale because the sale is at break even. 150,000 sales revenue less 150,000 cost of goods sold. ठीक है. तो कंपनी ब्रेक इवन पे आ गई. Inventory written down of 50,000 remains in the inventory loss account and is reported in the income statement as your inventory loss. ठीक है. Inventory write down on interim financial statements states that inventory losses from written downs are not to be deferred beyond the interim period in which the decline occurs. If the value of the same inventory unsold recovers in the later interim period of the same fiscal year, the recovered amount is to be recognized as a gain in the later interim period. तो आपने प्रीवियसली इंटरिम लॉस रिकॉर्ड किया था, अगर आगे जाके आप गेन हो जाता है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे. However, the standard further states that if a decline of the in the value of the inventory is expected to be restored, अगर आपको लगता है कि वो रिस्टोर हो जाएगा by the end of the fiscal year, such a temporary decline does not need to be recognized. अब इस डिक्लाइन को आप रिकॉग्नाइज नहीं करो इंटरिम डेट पे. ठीक है. IFRS क्या कह रहा है? All inventory is valued at lower of cost in NRV. सही है. IFRS ये कहता है कि सारी इन्वेंट्री को आपने वैल्यू करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. लेकिन US गैप के अंदर आप कहते हो कि नहीं यार, एनी मेथड अदर देन LIFO आप यूज कर सकते हो. रिटेल मेथड्स आर आल्सो मेजर्ड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. However, US गैप इन्वेंट्री वैल्यूड using LIFO or retail methods valued lower of cost or market instead of lower cost of NRV. मैंने ऊपर देखा था.
अंडर आईएफआरएस के मुताबिक प्रीवियस रिटन डाउन ऑफ इन्वेंट्री मे बी रिकवर्ड अप टू द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। गेन्स को आप रिकग्नाइज नहीं करोगे ऑन अप्रिशिएटेड इन्वेंट्री, बट प्रीवियस लॉस को आप रिवर्स कर सकते हो। रिवर्सल ऑफ प्रीवियस इन्वेंट्री रिटन डाउन इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट परमिटेड इन लेटर एनुअल पीरियड अंडर यूएस गैप। ऑल द इन्वेंट्री रिटन डाउन इन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, अब बात हो रही है इन्वेस्टमेंट्स की।